अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन में वी वर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो में वी वर डिस्कसिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। द क्वेश्चन इज डिड ईरान एग्री टू एनी कंसेशंस। ईरान ने जिस टाइप की कंसेशंस एक्सेप्ट की थी, द फर्स्ट वर न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस। इसमें ईरान ने ये कहा कि वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम ईरान उसको तैयार नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान ने ये भी स्टेप्स लिए कि फॉर्डो, नेटन्स और अरक, ये ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर सिर्फ सिविलियन काम किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च भी जो है वो शामिल थी। और ईरान जो है वो कोशिश करेगा कि ना ही यूरेनियम और ना ही प्लूटोनियम जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम आए। इसके अलावा अकॉर्ड में इस बात को भी लिमिट लगाया गया, इस बात की भी हद लगाई गई कि कितने नंबर और किस टाइप के सेंट्रीफ्यूजेस ईरान रख सकता है, ईरान इनरिचमेंट किस लेवल की कर सकता है, और ईरान के जो इनरिच यूरेनियम है उसकी स्टॉक पाइल कितनी होगी। मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर मैं लिमिटेशन डिस्कस कर रहा था, कि ये जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी यूरेनियम के स्टॉक पाइल के ऊपर। सो ये आप देख सकते हैं कि पहली जो कंसेशंस ईरान ने ऑफर की वो न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस की थी। मिसाल के तौर पे माइंड यूरेनियम हैज़ लेस देन 1% ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप। सो माइंड यूरेनियम जब आप कान से निकालते हैं तो उसमें 1% से कम जो है यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है, जो कि फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। और जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो मशीनें हैं, न्यूक्लियर मशीनें, सेंट्रीफ्यूजेस, वो उस आइसोटोप की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। यूरेनियम जो है जो इनरिच की जाए 5% तक, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। और अगर 20% तक आप उसको इस्तेमाल करें तो वो मेडिकल पर्पसेस के लिए रिसर्च रिएक्टर में इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप 90% तक उसको इनरिच करें तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से ईरान ने मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन के लिए अलाउ किया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक और जो अनडिक्लेयर्ड साइट्स जो वो कहेंगे उन तक ईरान एक्सेस देगा। IAEA जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स इन्होंने इशू की, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्टें देते थे कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था जॉइंट कमीशन, जिसमें तमाम नेगोशिएटिंग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और इसका काम ये था कि ये एग्रीमेंट को मॉनिटर करे, एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे, और कोई डिस्प्यूट अगर अराइज करता है तो उसको रिजॉल्व करे। इसके अलावा एक मेजॉरिटी वोट के साथ जो मेंबर्स हैं वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को सस्पिशियस और अनडिक्लेयर्ड साइट्स तक एक्सेस दे सकते थे। और ये जो बॉडी थी IAEA, इसको ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड और ड्यूअल यूज़ मटेरियल, उन तक भी एक्सेस जो है वो IAEA को ईरान ने देनी थी। बदले में क्या फ़ायदा हुआ? बदले में ईरान को क्या दिया गया? ईरान को सैंक्शंस में रिलीफ दिया गया। UN की सैंक्शंस, US की सैंक्शंस और यूनाइटेड स्टेट्स की जो सैंक्शंस हैं, इन तीनों में जो कि ईरान के न्यूक्लियर रिलेटेड, न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक सैंक्शन जो ईरान की इकॉनमी के ऊपर लगाई गई थी, उनको हटाने की कमिटमेंट दी गई। कई और जो US सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर, जो कि 1979 के होस्टेज क्राइसिस के टाइम से इंटैक्ट थी, वो अपनी जगह पे लगी रहीं। बाकी अमेरिका ने सैंक्शंस इनके ऊपर से हटा दी थी। अब ये जो सैंक्शंस थी, ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कवर करती रहीं। कुछ जो है ईरान की सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए या ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की वजह से इनके ऊपर सैंक्शंस लगी रहीं, वो अपनी जगह पे रहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस थी वो हटा दी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से जो सैंक्शंस थी वो भी हटा दी, जिसकी वजह से ईरान की ट्रेड इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बेहतर हुई। ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस जो है उसके बेसिक्स क्या हैं, ये हमें अगर देखने हैं तो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ देखें, वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो कहती हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। ईरान कहता है नहीं जी, मैं नहीं बनाना चाहता। तो डील इसके लिए कब साइन की गई? डील 2015 में साइन की गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के निकलने के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा जो है वो शुरू कर दिया। चेंजेस एग्रीड अंडर ईरान डील टू लिमिट न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसमें क्या क्या चेंजेस थी? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे ईरान रिसर्च कर रहा है, कहाँ पे इनरिचमेंट कर रहा है, कहाँ पे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और कहाँ पे यूरेनियम माइन है। बंदर अब्बास में ईरान की यूरेनियम माइन है।
यहाँ पे आपको नेतन्स जो ईरान का रिएक्टर है, यहाँ पे ईरान ओनली यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट जो है वो कौन सा है, वो नेतन्स है। फोर्डो जो है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कन्वर्टेड फ्रॉम फ्यूल इनरिचमेंट टू टेक्नोलॉजी सेंटर, फ्यूल इनरिचमेंट से इसको कन्वर्ट कर दिया टेक्नोलॉजी सेंटर के ऊपर। और तीसरा जो था एरक रिएक्टर, प्लान्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है, इसको रीडिजाइन किया गया ताकि जो है वो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम इसके ऊपर तैयार ना हो सके। सो ये ईरान ने अपनी जो एंड की बारगेन थी, अपनी जो कमिटमेंट थी, वो ईरान ने फुलफिल की। लेकिन क्या हुआ, आगे देखते हैं। वेपन्स एम्बार्गो, द पार्टीज एग्री टू लिफ्ट एन एग्जिस्टिंग यूएन बैन ऑन ईरान्स ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। ईरान के ऊपर हथियारों की सेल और परचेज के ऊपर पाबंदी थी। यूएन ने वो पाबंदी जो है वो हटाने की कमिटमेंट दी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर से भी ईरान की पाबंदी हटाने की बात की गई। बट आफ्टर 5 इयर्स अगर तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सर्टिफाई करती है कि ईरान जो है वो सिर्फ सिविलियन पर्पसेस में या सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और मिलिट्रिस्टिक या फिर न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या डिफेंस के लिए इसको नहीं बना रहा, तो फिर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर से भी सैंक्शंस हटा दी जाएंगी और ईरान का जो वेपन्स का एम्बार्गो था, यानी हथियार सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर पाबंदी थी, वो भी हटा दी जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म मतलब कि उसको इन्फोर्स कैसे किया जाता था कि ईरान इस डील को फुलफिल कर रहा है या नहीं, क्योंकि ईरान एक काफ़ी क्लोज्ड सोसाइटी है, वहाँ पे फॉरेनर्स को ज़्यादा वेलकम नहीं कहा जाता। और आफ्टर 1979 ईरान स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, वेस्टर्न सिटीजन्स के लिए कोई अच्छा मुल्क नहीं है। अगर ईरान ने डील वायलेट की तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, वो उसको ये अख्तियार दिया गया कि वो दोबारा वोट कर सकती है और एक स्नैप बैक मैकेनिज्म रखा गया। इस स्नैप बैक मैकेनिज्म में ये रखा गया, ये 10 साल के लिए था कि अगर ईरान डील को वायलेट करता है तो यूएन सैंक्शंस जो है ना, वो क्या किया जाएगा, यूएन की सैंक्शन जो हैं वो इसके ऊपर दोबारा लगा दी जाएंगी। अगर ईरान डील को वायलेट करता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट करेगी कि वेदर ईरान को सैंक्शंस रिलीफ दिया जाए या फिर नहीं। ये 10 साल तक ये सिचुएशन रहेगी, जिसको स्नैप बैक मैकेनिज्म कहा गया। यानी 10 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट करके ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शंस लगा सकती थी अगर ईरान अपनी जो ईरान की कमिटमेंट्स थी, अगर ईरान उनको वायलेट करता तो ईरान के ऊपर ये दोबारा से स्नैप बैक मैकेनिज्म के तहत ये लोग पाबंदियां लगा सकते थे। अप्रैल 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि वो स्नैप बैक करेगी सैंक्शन, यानी सैंक्शन जो हैं वो दोबारा लगाएगी। इसके ऊपर जो बाकी 5 मेंबर्स थे, बाकी 4 P4 और 5वां जर्मनी, उन्होंने इस मूव के ऊपर ऑब्जेक्ट किया और ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूनिलैटरली या अकेले जो है इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता या इस मैकेनिज्म को इन्वोक नहीं कर सकता, बिकॉज उसने 2018 में न्यूक्लियर डील को छोड़ दिया था और ये जो स्नैप बैक मैकेनिज्म था ये न्यूक्लियर डील के अंदर था। इसीलिए यूएस चूंकि डील को छोड़ चुका है, इसीलिए यूएस ये स्नैप बैक मैकेनिज्म जो है वो इन्वोक नहीं कर सकता। IAEA ने ये सर्टिफाई किया कि 2016 में शुरू की बात है जब ये एग्रीमेंट ज़ाहिर है इन प्लेस हुआ, उसके बाद 2016 का साल आया जब से ये इन इफेक्ट होना था। 2016 में ईरान ने अपनी जो इनिशियल कमिटमेंट्स थी उनको फुलफिल किया। यूएस, EU और यूनाइटेड नेशंस ने ईरान के ऊपर से अपनी सैंक्शंस को हटाना शुरू कर दिया, यानी कि शुरू में ये डील ठीक इम्प्लीमेंट हुई। फिर क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने सेकेंडरी सैंक्शन जो ईरान के ऑयल सेक्टर के ऊपर थी वो भी हटा दी, जिसकी वजह से ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ी और वो उस लेवल तक चली गई जो सैंक्शंस इंपोज करने से पहले का लेवल था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो यूरोपियन नेशंस थी उन्होंने तकरीबन $100 बिलियन जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स थे वो भी इन्होंने अनफ्रीज किए। ये भी ईरान को एक फ़ायदा हुआ अपनी इनिशियल कंप्लायंस का। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो कि ट्रंप करता था, डील कोलैप्स हो गई। 2018 में ट्रंप ने ये कहा कि वो विड्रॉ करेगा और ट्रंप ने अमेरिका को डील से निकाल दिया और बैंकिंग और ऑयल सेक्टर के ऊपर दोबारा से पाबंदियां लगा दी। ट्रंप ने 2 एतराज़ात लगाए। पहला, उसने ये कहा कि ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं करता,
ये डील। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि ईरान जो रीजन में प्रॉक्सी वॉर्स कर रहा है, ये जो है ये डील उस प्रॉक्सी वॉर को भी डील नहीं करती। बेसिकली ट्रंप इसराइल के करीब था और ट्रंप उसी नैरेटिव को मान रहा था जो कि इसराइल प्रोपेगेट करता रहता था, यानी ट्रंप इसराइली प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जो सनसेट प्रोविजन है, यानी 10 साल या 15 साल के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर से पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि आफ्टर द सनसेट प्रोविजंस के अंदर जो पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर लेगा। ये बात ट्रंप ने कही। ईरान ने ये यूएस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो वायलेट की हैं। दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, यूके, उन्होंने एक बार्टर सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था इंस्टक्स। इंस्टक्स जो है उसका ये मकसद था कि ईरान को जो है बैंकिंग सिस्टम, यूएस बैंकिंग सिस्टम से हट के ईरान के साथ ट्रेड की जाए। यानी ईरान अगर तेल देता है तो इंस्टक्स के थ्रू इन्होंने ईरान को बाकी गुड्स के थ्रू पेमेंट करनी शुरू कर दी। यानी आप अगर ऑयल में पेमेंट करते हैं तो हम शायद आपको फर्नीचर में पेमेंट करें या शायद हम आपको गारमेंट्स में पे करें। तो इन्होंने जो है वो एक बार्टर का सिस्टम शुरू किया जिसका नाम इन्होंने दिया इंस्टक्स। इसका मतलब ये था, इनकी कोशिश ये थी कि ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर ना निकले। यूएस के विड्रॉल के बाद कई कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइज जो हैं, उन्होंने ईरान की जो ईरानियन ऑयल की इंपोर्ट जो है वो जारी रखी। और इसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन कंट्रीज़ को स्पेशल वेवर दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सैंक्शंस इंपोज की थी उन सैंक्शंस में खुसूसी इजाज़तनामे या स्पेशल वेवर्स बाज़ कंट्रीज़ को दिए गए थे कि आप ईरान से तेल ख़रीदें। और ईरान ने इन वेवर्स को सामने रखते हुए अपनी कमिटमेंट्स को ईरान फॉलो करता रहा। लेकिन 1 साल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ये वेवर ख़त्म कर दिए और उसके बाद ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स एकदम से रुक गई, तो फिर क्या हुआ? फिर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ईरान ने यह किया कि ईरान ने अपनी जो एग्रीड अपॉन लिमिट थी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल या यूरेनियम को इनरिच करने की जो लिमिट थी, ईरान ने उससे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसकी जो अलाउड स्टॉक पाइल की लिमिट थी और लो इनरिच यूरेनियम का इसका लेवल था 2019 का, ईरान ने उस लिमिट को क्रॉस करना शुरू कर दिया और यूरेनियम को हायर कंसंट्रेशन तक इनरिच करना शुरू कर दिया। उसके अलावा ईरान ने नए सेंट्रीफ्यूजेस को भी डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि उसके यूरेनियम इनरिचमेंट का जो स्पीड है वो बढ़ जाए। उसके बाद ईरान ने हैवी वाटर प्रोडक्शन अरक फैसिलिटी में शुरू कर दी और यूरेनियम जो है उसकी इनरिचमेंट फोर्डो फैसिलिटी के ऊपर शुरू कर दी। और उसके बाद जो है वो ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेज़ी ले आया 2019 के बाद से, जब यूएस ने स्पेशल वेवर्स ख़त्म किए। ईरान जो है वो अरक रिएक्टर को रीडिज़ाइन कर रहा है, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम। ये पहले था, 2019 से पहले की ये बात है। ईरान की मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईरान का मैप है। ये आप देख सकते हैं, तेहरान में रिसर्च करता है ईरान, फोर्दो यूरेनियम इनरिचमेंट एंड रिसर्च का सेंटर है, नातंज यूरेनियम इनरिचमेंट एंड रिसर्च का सेंटर है, इस्फहान रिसर्च एंड यूरेनियम कन्वर्जन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बुशेर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, और इस तरह अरक है रिसर्च एंड हैवी वाटर प्रोडक्शन जो है वो, ये लोकेशन जो है वह अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद 2020 में ईरान ने क्या किया? 2020 ने ईरान ने और स्टेप्स लिए और अपनी जो न्यूक्लियर प्लेजेस थी ईरान उनसे दूर होता गया, क्योंकि ईरान की इंटरेस्ट के ऊपर यूएस ने अटैक करना शुरू कर दिया। जनवरी में यूएस ने ब्रिगेडियर कासम सुलेमानी को कत्ल किया, तो उसके बाद ईरान ने ये अनाउंस किया कि वो अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को लिमिट नहीं करेगा, क्योंकि कासम सुलेमानी जो हैं वो पास्ताराने इनकलाब का लीडर था और ईरान का सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा था जिसको यूएस ने ड्रोन अटैक में मारा। अक्टूबर 2020 की बात है, ईरान ने सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन सेंटर जो है वो नातंज के ऊपर शुरू कर दिया। और जो उससे पहले जो है एक अटैक में जो इसराइल ने अटैक किया नातंज सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन सेंटर के ऊपर, जो इसराइल ने अटैक किया और उसमें इसको तबाह कर दिया, ईरान ने उसको दोबारा बनाना शुरू कर दिया। नवंबर में
ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। ईरान की पार्लियामेंट ने उसके बाद एक लॉ पास किया, जिसके बाद फर्दो, जो इनका फर्दो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर यूरेनियम की इनरिचमेंट की स्पीड जो है वो बढ़ा दी गई। ये फर्दो यूरेनियम इनरिचमेंट का सेंटर है। तो पार्लियामेंट ने यानी उसके बाद लॉ पास किया। उसके बाद अगले साल क्या हुआ? 2021 में ईरान ने ये कहा कि हम IAEA को अपनी फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट नहीं कर देंगे, और उसके बाद ईरान ने मॉनिटरिंग एग्रीमेंट जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ख़त्म कर दिया। यानी वो तमाम प्रोग्रेस जो उससे पहले सालों में हुई थी वो सारी ईरान ने ख़त्म कर दी। उसके अलावा ईरान ने कई 100 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस भी इंस्टॉल किए। यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो प्रीवियसली जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ थी जो रोक दी थी, वहाँ पर ईरान ने यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा जो है वो इनरिच यूरेनियम मेटल भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इस्तेमाल होने वाला एक अहम मटेरियल है। यानी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुल थ्रॉटल में इनिशिएट कर दिया, या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वेंट इनटू फुल ब्लूम एंड ईरान वाज ऑन इट्स वे टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। इंस्पेक्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको जो है वो ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक जो एक्सेस थी उसको भी रोक दिया गया या कम कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और उसका इम्पैक्ट जो सैंक्शंस का है वो ईरान की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से पहले ईरान की इकोनॉमी जो है उसने कई साल तक रिसेशन, इकोनॉमी या माशी मंदी का शिकार रही। ईरान की इकोनॉमी, करेंसी डेप्रिशिएट हुई, महंगाई थी, और वो क्यों? बिकॉज ईरान के एनर्जी सेक्टर के ऊपर, ऑयल सेक्टर के ऊपर और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या थी? पाबंदियां थी, माशी पाबंदियां थी। जब सैंक्शंस हटा दी गई तो महंगाई कम हुई, एक्सचेंज रेट ईरान के स्टेबलाइज हुए, और स्पेशली ऑयल और एग्रीकल्चरल गुड्स और लग्जरी आइटम्स की जो एक्सपोर्ट थी ईरान से वो बढ़ गई, और जिसके नतीजे में ईरान को उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स स्पेशली यूरोपियन यूनियन में दोबारा हासिल हो गए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब इन प्लेस हुआ या जब ये एग्रीमेंट रीच हुआ, उसके बाद ईरान ने 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जो है वो डेली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने अपनी ऑयल के एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा दी। जब ईरान के ऊपर 2019 में ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर स्पेशल वेवर खत्म कर दिए गए और यूएस ने सैंक्शन दोबारा लगा दी 2018 में, और उसके बाद ईरान के जो ऑयल सेक्टर है और पेट्रोलियम सेक्टर है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, जो कि ईरान की इकोनॉमी का या ईरान की आप कह सकते हैं कि ईरान के जो रेमिटेंसेस अर्न करने का 80% जो है, या ईरान की एक्सपोर्ट्स का 80% उसका ऑयल सेक्टर की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर जब पाबंदियां लगा दी गई तो डेफिनेटली ईरान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होना था। मिड 2020 तक ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 300,000 बैरल्स तक आ गई, यानी कि 1/6 हिस्से तक जो है वो कट गई। पहले 2 मिलियन बैरल या 21 लाख बैरल्स जो है वो ईरान सेल कर रहा था, और जब ये पाबंदी लग गई तो 2020 के सेंटर तक तकरीबन 3 लाख बैरल्स तक की सेल इनकी आ गई, यानी 21 लाख से जंप करके देख लें कि 3 लाख पर आ गई, तो 18 लाख बैरल्स जो हैं या 1/7 जो है रिडक्शन हुई। उसके बाद अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 18 मेजर ईरानियन बैंक्स, 18 बड़े ईरानियन बैंक्स के ऊपर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी, जिसके बाद ईरान का जो रियाल है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत जो है वो कम हो गई। फिर मल्टीनेशनल जो फर्म्स थी जिनको ये डर था कि हम अगर ईरान के साथ बिजनेस करते हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स पनिश करेगा, उन्होंने ईरान के साथ या ईरान की जो पाबंदी जिनके लगी हुई थी, जिन एंटिटीज़ के ऊपर या फर्म्स के ऊपर यूएस ने पाबंदी लगाई हुई थी, उनके साथ बैंकिंग करना बंद कर दी या उनके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। मिसाल के तौर पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, जो कि ईरान में कई इंडस्ट्रीज़ का होल्ड ये पासदारान इनकलाब के पास है, और इंटरनेशनल फर्म्स ने अमेरिका के डर से ईरान की इंडस्ट्रीज़ के साथ डीलिंग करना बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी।
अब ये जो सैंक्शंस थे उससे ईरान की इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट हुई, लेकिन उसका फ़ायदा किसने उठाया? फ़ायदा उठाया ब्लैक मार्केट्स ने। और उस ब्लैक मार्केट का फ़ायदा किसने उठाया? इस्लाम के जो पासदारान इनकलाब गार्ड है उन्होंने इस ब्लैक मार्केट का फ़ायदा उठाया। अब क्वेश्चन ये है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, जो एग्रीमेंट है, इसका फ्यूचर क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ ये कि 2021 में अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हो गया और 2021 से प्रेसिडेंट बाइडन ने अमेरिका की प्रेसिडेंसी जो है वो संभाल ली। उसके बाद से बाइडन ने ये कहा कि अमेरिका एग्रीमेंट को रीजॉइन करेगा अगर ईरान जो है वो अपनी ईरान जो इस डील में जो शराइत थी उनको फुलफिल करता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि हम एक ब्रॉडर एग्रीमेंट रीच करना चाहते हैं जिसमें कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी कवर्ड हो, यानी वही जो ऑब्जेक्शन जो ट्रंप ने लगाई थी, बाइडन ने कहा कि हम ये ऑब्जेक्शन भी एड्रेस करना चाहते हैं। रईसी जो है, जो ईरान का प्रेसिडेंट है, उसने ये कहा कि वाशिंगटन को ओरिजिनल डील के ऊपर जाना पड़ेगा। रीजनल एंड मिसाइल इश्यूज आर नॉन नेगोशिएबल। उसने ये कहा कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, और जो हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस का इशू है उसके ऊपर भी बात नहीं हो सकती। रईसी जो है वो जून 2021 में जब प्रेसिडेंट बना तो उसके फौरन बाद उसने ये कहा, इब्राहिम रईसी, ईरान प्रेसिडेंट। अप्रैल में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने, अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वियना में बातचीत शुरू कर दी ताकि वाशिंगटन और तेहरान जो है वो किसी इस डील के ऊपर दोबारा पहुंच सके। लेकिन जून में इलेक्शंस आ गई तो उसकी वजह से फिर ये नेगोशिएशंस रुक गई। अगस्त में रईसी जो है वो उसने एक हार्ड लाइन डिप्लोमेट हुसैन आमिर अब्दुल्ला हियान, उसको जो है ज़रीफ की जगह पे फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया। यह आपको यहाँ पर ईरान का चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली बागेरी ये नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ जवाद ज़रीफ को जो है वो हटा के इब्राहिम रईसी ने किसको लगा दिया? इब्राहिम रईसी ने हुसैन आमिर अब्दुल्ला हियान, इसको जो है वो ईरान का चीफ नेगोशिएटर जो है वो लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर नेगोशिएशंस हुई वियना में। इस वक्त भी टॉक्स चल रही हैं, यानी कि इन रिसेंट मंथ्स में भी टॉक्स चल रही थी। 7 राउंड जो हैं वो टॉक्स के ख़त्म हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में। ईरान का जो डेलीगेशन है उसने ये कहा कि उसके पास ये मैंडेट है कि वो ऑस्ट्रियन कैपिटल में रहे और जितना मर्जी उनको टाइम लगे वो इस डील को फाइनल करें। यूरोपियन मिशन जो है उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा इसमें ब्रेक ले लेते हैं। बहरहाल ये तो उनकी जो टॉक्स उनकी इंटरनल डिटेल्स है। ईरान ने उसके बाद ये कहा, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जॉइंट कमीशन दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ नेगोशिएटर्स फ्रॉम चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ईरान ने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यानी कि 2 एग्रीमेंट्स की डिटेल्स कंटेन करने वाले डॉक्यूमेंट्स ईरान ने सामने रखे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें ईरान के प्रपोजल्स थे कि सैंक्शंस को किस तरह से हटाया जाए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो एडवांस है उसको कैसे रोका जाए। इससे पहले जो है वो ईरान ने ये कहा कि उसके ऊपर जो तमाम सैंक्शंस 2018 से लगाई गई हैं उनको एकदम से हटा दिया जाए, जबकि यूएस ने ये कहा है कि वो सैंक्शंस जो हैं उनको हटाएगा जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से हटके हैं। यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की वजह से जो सैंक्शंस लगी हैं उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स या टेररिज्म की डेजिग्नेशन की जो पाबंदियां हैं या सैंक्शंस हैं वो इन प्लेस रहेंगी। एक तीसरा डॉक्यूमेंट भी जो है वो सामने लाया गया जिसमें कि ईरान की डिमांड्स शामिल थीं और जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका गारंटी करे कि यूएस जो है वो डील को दोबारा छोड़ नहीं देगा। यूरोपियंस ये कहते हैं कि ईरान के जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ईरान ने पहले जिन बातों के ऊपर एग्री किया था पिछली डील में, उनमें से काफ़ी सारी बातों के ऊपर ईरान जो है वो अब एग्री नहीं कर रहा। एक सीनियर यूरोपियन डिप्लोमेट की स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान अब जो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस मांग रहा है वो 2015 के पैक्ट के मुताबिक नहीं थी बल्कि उससे इनकंसिस्टेंट थी। एंड ही सेड इट इज़ अनक्लियर हाउ दीज न्यू गैप्स कैन बी, मीन्स इनके ऊपर नेगोशिएशंस के ऊपर जो है वो आपको एक
डेफिनेट और एक क्लियर जो है वो आप कह सकते हैं कि गैप या पॉज या एक स्टेलमेट नजर आ रहा है। यूरोप का नैरेटिव क्या था? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि ईरान डज नॉट सीम टू बी सीरियस अबाउट डूइंग व्हाट इज नेसेसरी टू रिस्टोर द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, प्लेजिंग टू नॉट लेट ईरान ड्रैग आउट द नेगोशिएशंस व्हाइल इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांसेस। एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि हम जो है वो ईरान को नेगोशिएशन ड्रैग करने की इजाज़त नहीं देंगे, ताकि नेगोशिएशंस ड्रैग करने के चक्कर में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस करता रहे। यहाँ पे आपको मिखाइल उलेनो की स्टेटमेंट नज़र आ रही है दैट डिसअपॉइंटमेंट सीम्स टू बी प्रीमेच्योर। इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी देयर इज़ अ रूल नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड। तो जो ये मिखाइल इलेनो साहब हैं जो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहते हैं जी कि थोड़ा सा आप हाथ हल्का रखें, आराम से बात हो जाएगी। एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये अनाउंस किया कि ईरान जो है वो उसने यूरेनियम की इनरिचमेंट तकरीबन 20% तक जो है वो फोर्दो फैसिलिटी के ऊपर शुरू कर दी थी। और कंट्री का जो ब्रेकआउट टाइम वो टाइम है जो ये बताता है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो इट हैज़ ड्रॉप टू अबाउट अ मंथ एंड इज रैपिडली डिक्लाइनिंग। मींस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने ये कहा कि अब ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट में उस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको 1 महीने में ये बॉम्ब बना सकता है। IAEA ने यह भी कहा कि वो तकरीबन ईरान इज करंटली नॉट एंगेजिंग इन 90% इनरिचमेंट। IAEA ने यह कहा कि ईरान 90% इनरिचमेंट नहीं कर रहा। फ्राइडे को एक इंटरव्यू हुआ जिसमें IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने यह वार्न किया कि ईरान जो है वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दे अगर वो फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उनके ऊपर इन रिसेंट मंथ्स में डिसएग्रीमेंट हुए हैं कई वजूहात की वजह से। डेफिनेटली अब इतना सारा दोनों साइड्स रिट्रीट कर चुकी हैं तो प्रोग्रेस दोबारा से हासिल करना एकदम से आसान नहीं है। ग्रोसी ने कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले तेहरान का विजिट किया था और वियना टॉक्स से पहले, लेकिन ये जो है इसके विजिट के बाद कोई नई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। इसके बाद इसराइल का रिस्पांस और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का रिस्पांस और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस इशू के ऊपर क्या हुई हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर मोर। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।